नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम करने वाले हैं जुडिशरी का लेक्चर 5। इससे पहले हमने जुडिशरी के 4 लेक्चर्स किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पीआईएल कैसे लाया गया, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, यानी जनहित याचिका के बारे में। कौन से जस्टिस ने इसको लाया था और कैसे किस केस में इसको लाया गया था, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि जो लोकस स्टैंडाई था, यानी जिसमें आपको न्यायालय के समक्ष खड़ा होने का अधिकार था, उसमें एक एक्सेप्शन किसको लाया गया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाया गया था। ठीक है, और ये इनिशिएटिव जो था ये जुडिशरी के थ्रू था ये। ठीक है, इसका जिक्र कहीं भी नहीं था, इसको जुडिशरी के थ्रू लाया गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम पीआईएल को ही कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले अगर इसको स्टार्ट करें इससे पहले हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। रिट के बारे में पूछा था, ये सभी बच्चे आप उसका जवाब जरूर दें। रीजन ये है कि आप वो पार्टिसिपेट करोगे, अगर उस आंसर को सर्च करोगे आप, तो वो आंसर आपके दिमाग में एकदम चीजें बैठ जाएंगी। और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे पूछता हूं जो क्लास में मैं कराया था उससे ही रिलेटेड पूछता हूं, ताकि आपका वहां पे रिवीजन हो जाए। और वो क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से करके आओगे। और ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको जरूर एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाला है, तो आपको वो चीजें अच्छे से देख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ऑन द अदर अकाउंट। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक, ऑन द अकाउंट, ये फिर से रुकिए एक सेकेंड। ठीक, ऑन द अदर अकाउंट्स क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ देखिए सही हो गया, थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं इसको जी। अब ठीक है ना? देखिए, ऑन द अदर अकाउंट्स द कोर्ट हैज ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव स्टार्टेड। तो कोर्ट का ये क्या है? ओन इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव है कोर्ट का, ये खुद का। ठीक है, केस पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोर्ट का इनिशिएटिव था क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक एक्सेप्शन है किसका? लोकस स्टैंडाई का। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इट इज समन्ड एंड reprimanded state authorities for their apathy and lack of diligence in running child care home care। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सब जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण संभव हुआ है। तो ये जो पीआईएल था, ऑल दिस हैव बीन पॉसिबल थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआईएल, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, आपको ये स्पेलिंग याद रख लेना है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, the extraordinary jurisdiction has been invoked either through writs or been written even by writing letter to judges। तो ये तो देखिए रिट के थ्रू भी लाया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आपने लेटर भी दे दिया तो वहां पे भी क्या होगा? जुडिशरी है वो एक्शन ले लेगी उस पे। ठीक है, अगर लग रहा है उसको सच में कि नहीं यहाँ पे ज्यादातर लोगों के हितों की बात हो रही है, ज्यादा लोगों के वायलेशन हो रहा है लीगल राइट्स, तो वहां पे पीआईएल को लिया जा सकता है। या ज्यादा लोगों के जो मौलिक अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है, उसका भी वायलेशन है, उस कंडीशन में भी क्या होगा? जुडिशरी वहां पे एक्शन ले सकती है उस पे, महज एक एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, दोज modalities are maintained under the guidelines of PIL enacted by court। तो ये सारी चीजें पीआईएल के अंदर लाई गई है। इस असाधारण क्षेत्राधिकार को या तो रिट के माध्यम से या यहां तक कि न्यायाधीशों को पत्र लिखकर भी लागू किया जा सकता है। तो यहाँ आप समझिए कि पत्र लिख के भी यहाँ पे इसको लागू कराया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, जिसके तौर तरीके न्यायालय द्वारा अधिनियमित जनहित याचिका के निर्देशानुसार तहत बनाए रखे गए हैं। तो ये कैसे प्रोसीजर होगा, क्या होगा, ये सब कुछ बनाया गया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये आपसे बनेगा कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआईएल स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको किस जस्टिस ने लाया था? और तीसरा आपसे बन सकता है किस केस में इसको लाया गया था, इसके बारे में। ठीक है, तो यहां देखिए बोला गया है
किस केस में? द फर्स्ट एवर PIL इज लिस्टेड एज द हुसैना आरा खातून केस। ठीक है, हुसैना आरा खातून केस जो है स्टेट ऑफ बिहार से, ये केस आपको याद रख लेना एकदम। ठीक है, ठीक है, इसी को बोला गया पहली जनहित याचिका हुसैनरा खातून बराम स्टेट बिहार राज्य में ये केस था। ये क्या है? एक केस है, इसको आपको याद रखना है। किस केस में लाया गया था? ये केस का नाम है के रूप में सूचीबद्ध, और यहाँ पे 1900 कब लाया गया था? तो ये भी आपको डेट याद रखना, 1979 के अंदर। कब लाया गया था? 1979 के अंदर लाया गया था। अब ये केस क्या था? तो यहाँ पे ये बताया गया था कि जो वहां पे बिहार में जो वहां पे जेल में रहते हैं जो प्रिजनर्स, जो कैदी बिहार के जेल में रहते हैं, उसको बहुत ही अमानवीय तरीके से रखा जा रहा है। यानी उसकी अगर कैपेसिटी अगर 1000 की है तो वहां पे 3 से 4000 लोगों को रखा जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बेरहमी से जैसे जानवरों को रखा जाता है वैसे ही उनको रखा जा रहा है वहां पे। देखिए, माना वो अपराधी हैं या उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो सब कुछ है, लेकिन उनका अधिकार तो है ना जीने का, उनको सम्मान से जीने का अधिकार, उनको फ्रीली मूवमेंट, मतलब फ्रीली मूवमेंट का मतलब यह है कि वो चैन की नींद ले सके, उनकी जिंदगी थोड़ी सम्मान पूर्वक हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोर्ट का इनिशिएटिव था वहां पे कि हजारों लोग कैदी जो थे उनके हितों की बात की, ठीक है, अगर वो कैदी भी हैं तो भी उनको एक सम्मान की जिंदगी, उनको रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था, उनको बाथरूम वॉशरूम जाने के लिए उनके रहने लायक इन्वायरमेंट थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो उसके वहां पे क्या हुआ था? PIL को लाया गया था। किस केस में? हुसैना आरा खातून केस वर्सेस हुसैना आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कब लाया गया था? 1979 के अंदर लाया गया था। ये आपको याद रख लेना है। और वो केस कैसा था तो उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, a public interest activist lawyers filed this case on the behalf of thousands of prisoners on the Bihar jail against the inhuman conditions of their prison। तो बहुत ही अमानवीय तरीके से क्या हुआ था वहां पे उस जेल में उन लोगों को रखा जाता था। इसलिए क्या हुआ, वहां पे वकील ने क्या किया, वहां पे केस किया था। ठीक है, एक लॉयर ने फाइल किया, वहां पे केस फाइल किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कब किया गया था, पहला ये केस लाया गया था। ठीक है, यह जनहित कार्यकर्ता वकील ने बिहार जेल के हजारों कैदियों की ओर से जेल की अमानवीय स्थितियों के खिलाफ यह मामला दायर किया था। तो अमानवीय तरीके से, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बस आपको ये 3 चीजें याद रख लेना है। ठीक है, अगला है आपका तीसरा जो प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ब्रांच हेडेड बाय जस्टिस PN भगवती। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, कौन? जस्टिस PN भगवती डिक्लेयर द राइट फॉर फ्री लीगल एड and expeditious trial these prisoners which ultimately led to their release। यानी ये देखिए, स्पीडी ट्रायल की बात भी यहाँ पे बोला गया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोरी करने में उसको मान लीजिए 4 साल की सजा है, अब वो पिछले 10 साल से जेल में ही बंद है, बताइए, उसको सजा था 4 साल का, जस्ट बिकॉज कि उसकी सुनवाई नहीं हुई वो 10 साल बंद रह गया जेल में ही वहां पे। तो थोड़ा सा केस की स्पीड बढ़ाने के लिए बात की गई थी। और साथ ही साथ वो जस्टिस कौन थे? तो PN भगवती साहब थे, जो PIL को पहली बार वहां पे हेड किए थे उसको। ठीक है, 3 केस आपका क्या, 3 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? पहला PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कौन सा केस था? हुसैना आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कौन जस्टिस थे? PN भगवती साहब हेडेड किए थे। ठीक है, ये आपको एकदम याद रख लेना है। आगे देखिए, न्यायमूर्ति PN भगवती साहब की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ भगवती ने ये वहीं पे रहेगा, देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुआ, ने इस कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और शीघ्र सुनवाई का अधिकार घोषित किया था। तो फ्री लीगल एड की बात, यानी अपनी बातों को रखने का अधिकार। ठीक है, उनको एक वकील प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पे कही गई थी, क्योंकि वो इस लेवल पे भी नहीं थे कि वो अपनी बातों को रख पाए वहां पे। वो उनके पास इतना पैसा नहीं था, या फिर उनके घर वाले नहीं थे, या फिर ऐसी चीजें थी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे थे कोर्ट के अंदर। तो वहां पे उनको फ्री लीगल एड दिया गया, यानी उनको सरकारी वकीलों की सहायता दी गई कि आपका पक्ष सरकारी वकील वहां पे न्यायालय में रखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जल्दी सुनवाई हो उस पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा थी चोरी में, वो 10 साल से जेल में बंद था। अब बताइए उसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अगर चोरी की भी सजा होती तो उसको 4 साल में वो निकल जाता, लेकिन उसका केस अभी ट्रायल ही चल रहा है और वो 10 साल से जेल में ही बंद है। तो उसको बताया गया कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा केस की सुनवाई जो है वो जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए क्या हुआ
कि ज्यादातर अगर कोई ऐसा मुद्दा है जहां पे हजारों लाखों लोगों के अगर मुद्दे, मतलब लाखों तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर अगर 1000, 500 या 100, 200 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अगर ऐसा मुकदमा आ रहा है या फिर ऐसी वायलेशन हो रहा है किसी राइट्स का, तो वहां पे पीआईएल को लाया गया ताकि वो केसेस जो है वो 100, 200, 500 की जगह पे एक ही केस में उसका सुनवाई हो जाए, इसलिए पीआईएल को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे है जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी रिहाई हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, हालांकि ये 3 क्वेश्चन जैसे बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, यही 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आगे इसमें सिंस देन पीआईएल हैव encompassed several issues including social, economic rights, freedom from bonded labels, legal entitlement, right to food, right to work, environment issues, clear air and water, and political reforms, disclosure of assets by members of the executive, distribution of natural resources done by the government। तो बहुत सारे एक्शंस लिए गए पीआईएल के थ्रू। जब पीआईएल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसपे हर जगह पे क्या हुआ, पीआईएल ला के उस पर सुनवाई किया गया था। उन मामले में कौन कौन से मामले थे, तो वो मामले सब कुछ यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उन मामलों को हिंदी में भी देखिए क्या बोला गया, जैसे यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को सुनवाई हुई थी इस पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ था, राइट टू फूड पे हुआ था, राइट टू वर्क पे भी बात हुई थी जिसमें मनरेगा की भी बात की गई थी, एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी बात किया गया था, क्लियर एयर और वाटर मिलनी चाहिए, ये भी, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल अगर इश्यू हो रहा है, पर्यावरण पूरा दूषित हो रहा है, तो उसमें कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, वो पूरी सोसाइटी, वो पूरा एरिया क्या हो रहा है, उस चीज से प्रभावित हो रहा है। तो वहां पे पीआईएल के थ्रू क्या हुआ, उस पर समाधान, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा काम कर रही है तो उस पर उसका जवाब मांगा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू यहाँ पे इतने लोगों का जो क्या है, इन्वायरमेंट, एयर और वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको सही करिए आप। तो वहां पे पीआईएल के थ्रू क्या हुआ, हजारों की संख्या में लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल पीआईएल में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, तब से जनहित याचिकाओं में सामाजिक आर्थिक अधिकार, बधुआ मजदूरी से मुक्ति, ठीक है, कानूनी अधिकार, भोजन और अधिकार, काम करने का अधिकार, पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है, स्वच्छ हवा और पानी, और राजनीतिक सुधार, सदस्यों द्वारा संपत्ति का खुलासा, जो एग्जीक्यूटिव है उनकी संपत्तियों का खुलासा भी यहाँ पे किया गया था, इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है उसके थोड़े से अगेंस्ट थे, सहित हुई कई मुद्दे शामिल है, कार्यकारी सरकार द्वारा किया गया या प्राकृतिक संसाधनों का संवितरण है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको। आगे हम बढ़ते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पीआईएल हैज thus seemed to incorporated several issues yet common characteristic in past litigations. These characteristics are, तो कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया जो कि आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको किस केस में लाया गया था और इसको कब लाया गया था। 1979 में लाया गया था। जस्टिस कौन थे, तो वहां पे जस्टिस पीएन भगवती थे, वही आपको देख लेना एक बार। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंदी में फटाफट से पढ़ के आपको बता देता हूं। ये चीजें आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है। इस प्रकार जनहित याचिका की प्रगति में कई मुद्दे शामिल होकर दिख रहे हैं, फिर भी सामान्य विशेषताएं इन मुद्दों में शामिल है, इस विशेषताओं में शामिल है। तो अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं पीआईएल की। तो पीआईएल की विशेषताओं में देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है जनहित याचिकाओं के गैर प्रतिद्वंदित पूर्वक मुकदमेबाजी कहा जा सकता है, जो एक पक्ष के हितों को दूसरे पक्ष पर थोपता है। ठीक है, प्रतिकूल चरित्र की पारंपरिक मुकदमेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जनहित याचिकाओं को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे क्या होता था कि पहले मुकदमेबाजी क्या होती थी कि पहले दो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती थी, वहां पे उनका मुकदमा चलता था और उनको न्याय मिलता था। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पूरे समाज में कोई सुधार की बात हो, मुआवजे की बात हुई, अच्छे खाना पीना रहने की बात हो गई, या फिर उनको काम करने का अधिकार हो गया, एक शुद्ध वातावरण का बात हो गया, तो यहाँ पे जन कल्याण की बात होने लगी, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो वेलफेयर की बात होने लगी थी कि ऐसे मामलों में भी क्या हो, पीआईएल के थ्रू यहाँ पे चीजों का जवाब मांगा जाए, या फिर जो मतलब जो अथॉरिटी है जो वहां पे काम कर रही है उससे इसके बारे में सवाल जवाब किया जाए।
जैसे पागल खाना हो गया, उसकी हालत इतनी खराब है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सके पीआईएल के थ्रू, क्योंकि वहां हजारों लाखों मतलब हजारों की संख्या में पागल भर्ती होंगे। जेल की बात हो गई, जेल में भी हजारों कैदी बंद होंगे जो अमानवीय तरीके से, तो उस पर जवाब मांगना। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे क्या हुआ, पीआईएल की विशेषताएं है जो वहां पे क्या होता था, जवाब मांगने लगा। क्योंकि देखिए होता क्या था जनरली, वहां पे लोग केस नहीं कर पाते थे जनरली, और वहां पे क्या होता था, ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं वॉयलेशन होता था, क्योंकि आप किसी को अच्छे से रहने भी नहीं दे रहे, उसको एक सम्मानपूर्वक जिंदगी भी वहां नहीं मिल रही है, उसको अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा, उसको अच्छे से रहना भी नहीं मिल रहा है। तो वहां पे उसके हितों की बात कहां किसके थ्रू करना स्टार्ट किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा, जिससे क्या हुआ, हजारों लोगों के बारे में अच्छी चीजें आई, वेलफेयर हुआ उनका, उनके बारे मतलब उनको अच्छी फैसिलिटीज थोड़ी सी मिली। अब वो जेल में ही है पर फिर भी उनकी सुविधाओं को थोड़ा सा ठीक किया गया कि वो अच्छे से वहां पे रह सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। जनहित याचिकाएं नागरिक प्रतिष्ठा और प्रतिनिधि प्रतिष्ठा के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जो न्यायालय में जाने के लिए तीसरे पक्ष के अधिकारों का विस्तार करती है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे तीसरा भी कोई जा सकता है, यानी जो पीड़ित है वही सिर्फ कोर्ट नहीं जा सकता, वहां पे तीसरी पार्टी कौन हो जाएगी, तीसरी पार्टी वो हो जाएगी जो उनका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो पीड़ित को लेके कोई थर्ड पर्सन भी वहां पे कोर्ट में जा सकता है और अपनी बातों को वहां पे रख सकता है कि इतनी कम्युनिटी क्या है यहाँ पे परेशान है इस चीज से, उस चीज को रिप्रेजेंट करने की शक्ति पीआईएल के थ्रू यहाँ पे मिला है। आगे देखिए, पीआईएल अपनी शुरुआत से ही उच्चारात्मक प्रकृति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका का एक गतिशील, कल्याण और उन्मुख मॉडल बनाना है। मतलब गतिशील हो, अच्छे से जस्टिस मिल पाए, और साथ ही साथ क्या हो, ज्यादातर लोगों का वेलफेयर की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कल्याण हो पाए। आगे देखिए बोला गया क्या, इसी प्रकार जनहित याचिका संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में उन निर्देश सिद्धांतों को शामिल करती है जिसके द्वारा सीधे न्यायालयों में नहीं लाया जा सकता, जिन्हें भारत के नागरिकों द्वारा अधिकारों के मामले के रूप में न्यायालयों के समक्ष लागू किया जा सकता है। तो ये वो मामले हैं जो अगर फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में अगर उनको नहीं लाया जा सकता, तो उनको कुछ ऐसे मामले होते हैं जो पीआईएल के थ्रू भी लाया जा सकता है, जहां पे अगर ज्यादा लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहां पे पीआईएल के थ्रू भी आप उस मुकदमे को न्यायालय में ला सकते हो, और उसको अगर वायलेशन है तो उसको हटा के लागू कराया जा सकता है। इसलिए जनहित याचिका राज्य के दायरे में नए अधिकार और कानून को बनाए रखती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है। ये कानून नागरिकों की न्याय तक पहुंच की का भी लोकतांत्रिकरण है, जिससे भारत के लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आप देखो, बहुत ज्यादा इसमें आपको देखना नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। जनहित याचिका एक मॉनिटर वॉचडॉग एजेंसी के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करती है। ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पीआईएल फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ जुडिशरी एज अ मॉनिटर एंड वॉचडॉग एजेंसी। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, वॉचडॉग का काम करती है, वहां पे एजेंसी क्या काम करती है, वॉचडॉग का काम करती है जुडिशरी यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, और जनहित याचिका में आगमन और विकास के साथ निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग भी किया गया है। तो आप ये जानते हैं भली बात है कि हम भारतीय हैं, अगर कोई चीज अच्छे के लिए बनाया गया तो उसका दुरुपयोग भी हम लोग करना भली भांति जानते हैं। जैसे क्या था कि अभी जो टॉयलेट बनाया गया था, ठीक है, हर घर में क्या हुआ था, वहां पे मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे बाथरूम बनवाया। अब कुछ वहां देखा गया तो वहां पे कुछ लोग जो गोईठा होता है ना उसको रख दिए, कोई अनाज रख दिया उस बाथरूम में, ये लोग रखना स्टार्ट कर दिए, कोई स्टोर रूम की तरह उसको छोटा छोटा यूज करने लगा था। तो मिसयूज भी बहुत सारी चीजों का होता है। वैसे पीआईएल भी नहीं बच पाया, पीआईएल का भी बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था, क्योंकि जब पीआईएल को क्या हुआ कि कोई थर्ड पर्सन भी ला सकता है, तो दूसरे को परेशान करने के लिए क्या हुआ, पीआईएल को भी लाना जाया शुरू किया गया था वहां पे। फिर जो जुडिशरी है वो फिर ध्यान में आया, कह रहे ये तो लगा इसका मिसयूज करने। ठीक है, तो मिसयूज जब करने की बात है तो वहां पे क्या हुआ, कुछ फाइन रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए कि अगर आपका केस फाइल अगर गलत पाएगा तो वहां पे आपको फाइन भी, पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए कि मेरा नाम हो जाए लगे पीआईएल फाइल करने, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका मिसयूज होना भी स्टार्ट हो गया था। उसको भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव फिर से क्या हुआ, जुडिशरी को करना पड़ा था। ये तो भलाई के लिए बनाया गया, पीआईएल बनाया गया कि लोगों का भलाई हो, और यहाँ पे कुछ लोग उसका मिसयूज भी करने लगे थे। ठीक है, आगे देखिए, न्यायपालिका सीमा के आगे बढ़ते और विधायिका के स्थान पर कदम रखने के लिए भी
इसकी आलोचना की गई थी। तो इसको मतलब ये बोला गया कि जो न्यायालय है ये अपनी सीमा को लांघ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपनी सीमाओं को ये लांघ रहा है, एग्जीक्यूटिव की तरह ये काम करने लग रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर की तरह ये काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पे आलोचना किया गया था हालांकि इस चीज का, पीआईएल का, पर पीआईएल अभी भी चीजें चलती है। इनिशिएटिव था तो इसके दो ड्रॉबैक्स ये थे, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था, और दूसरी चीज ये थी कि ये अपना जो अधिकार है ये सूज ऑन लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन में उसका क्या होता कि अपना पैर डाल रहा था, लेजिस्लेचर में, सॉरी लिटिगेशन नहीं, लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स में भी इसके बारे में थोड़ा सा चीजें डिटेल दिया गया, आइए अब उसको देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर न्यायिक प्रशासन में अंग के रूप में काम करता है। तो जो राज्य स्तर पे है वो क्या है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय काम करता है। न्यायिक प्रशासन के रूप में क्या होता है, कौन काम करता है वहां पे, तो हाई कोर्ट काम करता है राज्य के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार निचली अदालतों में जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक न्याय के केंद्र के रूप में कार्य करती है। जैसा कि ऊपर बताया गया, निचली अदालतों में जिला और अधीनस्थ अदालतें शामिल हैं। तो लोअर कोर्ट के अंदर कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं वहां पे, तो ये आपको बताया ही गया था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आते हैं, लोअर कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, जिला अदालतें आमतौर प्रथम दृष्टया अदालतें होती हैं जहां मुकदमेबाजी अपने विवादों के लिए आगे बढ़ाया जाता है। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर यूजुअली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। क्वेश्चन ये सीधे पूछेगा, विच कोर्ट इज द फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट इन द जुडिशरी, या फिर इंडिया पूछ सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज यूजुअली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यहाँ पे मुकदमेबाजी की शुरुआत की जाती है, यहाँ से मुकदमा शुरू होता है। वेयर लिटिगेशन प्रोसीड फॉर दियर डिस्प्यूट्स, ठीक है, कोई भी अगर झगड़ा लड़ाई होता है तो उसका जो शुरुआत होता है, इंस्टेंस मतलब जहां से ओरिजिन शुरुआत होता है, उसकी सुनवाई कहां पे होती है, तो वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होती है। दीज कोर्ट हैव सेट टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियर लिमिट्स व्हेन एक्सेप्टिंग केस ऑफ अ सिविल नेचर। अगर सिविल नेचर का है तो उसकी कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि इसकी कुछ सीमाएं रख दी गई हैं कि 10 लाख से ऊपर की सुनवाई नहीं कर सकता, और ये सीमाएं कौन तय करता है, तो वो उस राज्य की सरकार करती है, राज्य सरकार करती है वहां पे, ठीक है। तो वो मैंने आपको हालांकि पहले डिस्कस किया था। तो अब देखिए वो चीजें कैसे यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, ये जरा सा देखिए। इन न्यायालयों में नागरिक प्रकृति के मामलों को स्वीकार करने समय क्षेत्रीय और आर्थिक सीमाएं निर्धारित की हैं। तो उसका क्षेत्र भी निर्धारित किया गया है, और उसका जो पैसे का है वो भी लिमिट भी तय किया गया है, ठीक है। और वो कितना लिमिट होता है ये कौन तय करेगा, तो वो राज्य सरकार करती है वहां पे, ठीक है। आगे है, अ सिमिलर हायरार्की एग्जिस्ट इन द क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में भी ऐसे होता है, सबऑर्डिनेट्स लेवल पे होता है वो, ठीक है। वंस मैटर आर एजुकेटेड बाय दीज कोर्ट्स दे प्रोसीड टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लेवल से स्टार्ट होता है क्रिमिनल केस में, और सिविल केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है। एक सामान्य पदानुक्रम अधीनस्थ स्तर पर आपराधिक अदालतों में मौजूद है। एक बार जब इन अदालतों द्वारा मामलों का फैसला कर दिया जाता है तो वे अपील पर उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई फैसला आ गया, उस फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हो, उसको आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो हायर कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के भी अगर डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए क्या बताया गया है, इस प्रकार अधीनस्थ अदालतों मुख्य रूप से तथ्यों की स्थापना के साथ निहित है, जबकि अपीली अदालतों कानून के सहित अनुप्रयोग की मूर्तियों की व्याख्या से निपटती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ही देख लेना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे द हाई कोर्ट है पावर टू इशू विद इन दियर जुरिडिक्शन डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग रिट विच आर इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्सरी। तो ये देखिए फिर से आ गए यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिट कौन कौन से होते हैं, जो पिछली क्लास थी आपकी मैंने उस वहां पे पूछा था। तो रिट कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो कौन कौन से रिट होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, रिट के बारे में बताया गया, रिट आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। रिट में कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका हैबियस कॉर्पस, पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस आपको देख लेना है। दूसरा क्या होता है, मैंडेमस होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। तीसरा, एक सेकेंड,
तीसरा हो गया प्रोहिबिशन, चौथा हो गया क्यो वारंटो, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका शोरसरी। ये 5 क्या होते हैं, आपके रिट होते हैं, जो कि आपको कहां पे दिया गया है, आपको आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, ठीक है। वो वहां पे दिया गया आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है, ये दिया गया है कि उसको रिट के बारे में बताया गया कितने रिट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, दिस रिट जुडिक्शन इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये रिट वैसे ही होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंदर। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का शक्ति है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वैसे ही क्या है, हाई कोर्ट को भी शक्तियां दी गई है, ठीक है। वो लेकिन ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में था, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, उस स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या होगा, वो अपने रिट को या फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जुडिक्शन दे सकता है। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया आपका, परमादेश हो गया दूसरा, निषेधक तीसरा हो गया, यह था, ये क्यो वारंटो होता है, और श्योरसरी हो गया, ठीक है। फिर प्राकृतिक शामिल है, और ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि रिट कितने होते हैं, 5 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। इसको डिटेल में एक्सप्लेन जरूर करूंगा आपको यहाँ पे कि मैंडेमस क्या होता है, क्यो वारंटो क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, ठीक है, श्योरसरी क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। जो फंडामेंटल राइट्स में कराऊंगा उसमें मैं इस चीज को फिर से करा दूंगा। फिलहाल आपको ये याद रख लेना है कि रिट कितने होते हैं, 5 होते हैं, और इन 5 का नाम आपको याद रख लेना है, जो कि मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था, तो वो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए द रोल ऑफ हाई कोर्ट हैज बिकम सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट। जो रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होता है, सिमिलर ही होता है जैसे हाई कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। आगे दिस एक्सरसाइज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पीआईएल के अंदर जैसा सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है वैसे ही क्या होता है, हाई कोर्ट को भी उतनी शक्तियां दी गई है। फर्दरमोर ईच हाई कोर्ट है पावर टू सुपरिटेंडेंट ऑल ओवर कोर्ट्स विद इन देयर जुरिडिक्शन, और साथ ही साथ क्या है, इनको पावर है कि इसके अंदर जितनी भी कोर्ट्स आती हैं उनका ये क्या कर सकते हैं, जुरिडिक्शन इनके अंदर आता है, ठीक है। उस राज्य की सभी क्षेत्र अधिकार उनके भीतर आते हैं। अगला बात करता है, इट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फॉर सच कोर्ट्स मेक इश्यूज जनरल रूल्स prescribed for the regulate their practice and proceeding and determine the manner and form of which book in trials and accounts shall be kept। यानी कि यह एक ऐसी अदालतों से रिकॉर्ड मांग सकता है, सामान्यतः नियम बना सकता है, जारी कर सकता है, और उसके अभ्यास और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए फार्म निर्धारित कर सकता है, और उस तरीके का फार्म, यानी ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है विद इन जुडिक्शन या फिर विद इन स्टेट। अगर हाई कोर्ट है तो वो अपने स्टेट के अंदर ये सारी चीजें कर सकता है, कोई का नया कानून बना सकता है। नया कानून मतलब कि कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ट्रायल चलेगा, क्या क्या चीजें हैं, अगर उसमें जुडिशरी के अंदर ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे अपने स्टेट लेवल पे ये चीजें कर सकता है। तो पीआईएल के बेसिकली जो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आप होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ जो बच्चे अगर यूट्यूब पे हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पूरी फुल फ्लेज तैयारी करना सीयूईटी बीएलएलबी के लिए, तो हमारा सामर्थ बैच लॉन्च हो चुका है। सामर्थ बैच लॉन्च है जिसमें आप बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है। सारी चीजें हम यहाँ पे कराने वाले हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हिंदी, डोमेन में लीगल स्टडीज हो गया, और जनरल टेस्ट, ये सब कुछ हम आप लोग को वहाँ पे कराने वाले हैं। साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेगा, और पीवाईक्यू भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हो। बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, और वहां पे जाके इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा ऑफिशियल नंबर है 63876387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो जो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।